जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य की कहानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक ऐसा राजवंश था जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक इस सरजमीन पर हुकूमत की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुगल भारत आए ही क्यों, क्या वजह थी, और फिर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे कर दिया, और सबसे बड़ा सवाल, उसका अंत कैसे हुआ। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 300 साल, 3 सदियों से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे शासनकाल में उन्होंने हमें ताजमहल और लाल किले जैसी शानदार विरासतें दी जो आज भी उनकी कहानी कहते हैं। तो ठीक है, इस कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाबर का आना, फिर साम्राज्य का वो सुनहरा दौर, उसके बाद औरंगजेब के समय में आया वो बड़ा बदलाव जिसने सब कुछ पलट दिया, और आखिर में साम्राज्य का वो लंबा पतन। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद से। ये नाम शायद इतना जाना पहचाना ना लगे, लेकिन हम सब उन्हें बाबर के नाम से जानते हैं। वो तैमूर और चंगेज खान जैसे बड़े योद्धाओं के वंशज थे। देखिए, अपनी ही जमीन से बेदखल होने के बाद बाबर ने काबुल में अपना एक छोटा सा राज्य तो बना लिया था, पर उनकी महत्वाकांक्षाएं इससे कई ज्यादा बड़ी थीं। उनकी नजरें हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत पर टिकी थीं। और फिर उन्हें वो मौका मिला जिसका वो इंतजार कर रहे थे। कमाल की बात यह है कि ये मौका उन्हें दिल्ली के सुल्तान के दुश्मनों ने ही दिया। दौलत खान लोदी और अलाउद्दीन लोदी, इन दोनों ने ही इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया। अब जरा पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी जंग थी जो कागज पर तो एक तरफा लग रही थी। कहाँ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और हाथियों की भारी भरकम फौज, और कहाँ बाबर के गिने चुने सिर्फ 12,000 सिपाही। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुर्क का इक्का था जो हिंदुस्तान के जंग के मैदान का नक्शा बदलने वाला था, और वो थी तोपें और बारूद। पर यह सिर्फ हथियारों की बात नहीं थी, ये बाबर की जबरदस्त रणनीति थी। उन्होंने खाइयां कुदवाईं, बैलगाड़ियों को जोड़कर एक दीवार सी बना दी और फिर अपनी तोपों का इस्तेमाल किया। भारत के युद्ध के मैदान में ये सब कुछ नया था। इस मॉडर्न वॉरफेयर के सामने लोधी की पारंपरिक सेना टिक नहीं पाई। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं का दौर काफी उथल-पुथल भरा रहा, लेकिन उसके बाद साम्राज्य ने अपनी जड़ें मजबूत कीं और अपने सुनहरे दौर में दाखिल हुआ। ये दौर था अकबर का, फिर उनके बेटे जहांगीर और फिर पोते शाहजहां का। इन्हीं 3 बादशाहों के राज में मुगल सत्ता, उनकी संस्कृति और उनकी वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। अकबर का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में आती है उनकी धार्मिक सहनशीलता वाली नीति। सोचिए, उन्होंने जजिया कर, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, उसे हटा दिया। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा कदम था जिसने मुगल शासन की जड़ों को और भी गहरा कर दिया। और एक और कमाल की बात, अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कला और आर्किटेक्चर के इतने बड़े पारखी थे कि आज भी उनकी बनवाई इमारतें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। और फिर आए शाहजहां। उनके दौर में साम्राज्य की दौलत और शान अपने शिखर पर थी, और इसी दौलत को उन्होंने उन इमारतों में लगाया जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और मोती मस्जिद, ये सब उन्हीं की देन है। लेकिन ये जो शान शौकत और सहनशीलता का दौर था, ये हमेशा नहीं रहने वाला था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के आने के साथ ही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की बनाई कई नीतियों को सिरे से पलट दिया। उन्होंने जजिया कर दोबारा लगा दिया, राजपूतों और मराठों के साथ लगातार जंग लड़ी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में असंतोष फैलने लगा, और सालों साल चली लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। और तो और, जिस तरह वो गद्दी पर बैठे वो भी काफी क्रूर था। उन्होंने अपने ही पिता को कैद कर लिया और अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल करवा दिया। इस तरह की शुरुआत ने ही उनके लगभग 50 साल लंबे शासन की तस्वीर साफ कर दी थी। सन 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई, और उनकी मौत के साथ ही वो ताकतवर साम्राज्य जिसकी वो कमान संभालते थे, ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया। उनके बाद जितनी भी शासक आए वो बेहद कमजोर और नाकारा साबित हुए। एक के बाद एक बादशाह बदलते रहे। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली का नियंत्रण कमजोर पड़ गया और देश भर में छोटी छोटी ताकतें सिर उठाने लगीं। और इसी बीच एक और ताकत चुपचाप बढ़ रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
और फिर आया साल 1857। ये वो साल था जब मुगल साम्राज्य पर आखिरी कील ठोकी गई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने गद्दी से उतारकर रंगून भेज दिया, और इसी के साथ इस महान राजवंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या मुगलों की विरासत सिर्फ ये शानदार इमारतें और मकबरे हैं, या फिर भारत पर 300 साल से भी ज्यादा के उनके शासन का कोई और इससे भी गहरा मतलब है?